हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी दिव्य एकेडमी में। और बेसिकली आज हम बात करेंगे बेसिक तौर पे एमसीक्यू के बारे में। एमसीक्यू जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उससे आगे का हम उसमें जो रिलेटेड क्वेश्चंस एमसीक्यू में बन सकते हैं वो सब यहाँ पे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है। और बेसिकली 30 क्वेश्चन है और इसमें एमसीक्यू भी हैं। 30 क्वेश्चन में ज़्यादातर एम मतलब सारे एमसीक्यू हैं और एमसीक्यू के थ्रू इसके लास्ट में आंसर भी है। देखिए ये सारा आपके 7 से लेके अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इसमें छोटे से लेके बड़े हर एक क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। आप इसको देखिए और इसके लास्ट में आंसर भी है, तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल के आप चाहे तो खुद से ट्राई कर सकते हैं टेस्ट के तौर पे। और साथ ही साथ आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखने के बाद आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और साथ ही साथ जो हमने अभी तक टॉपिक पिछला पढ़ा था उसी पे आधारित है लास्ट टॉपिक पे। और उसमें शायद कुछ लास्ट में कुछ वॉइस प्रॉब्लम थी, तो उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करते हुए उसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो उस वॉइस प्रॉब्लम को जहाँ से आवाज़ नहीं आ रही तो उस टॉपिक को हम पूरा एक बार फिर से रिवाइज पूरा कर लेंगे, फिर इस टॉपिक पे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। देखते हैं, चलिए आगे। तो सबसे पहले हम उस टॉपिक को देख लेते हैं जो लास्ट छोटा हुआ था, जहाँ से वॉइस प्रॉब्लम थी। तो हमने ये चीज़ इसको हम रनिंग मोड पे पूरा रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने के बाद हम फिर इस पे एमसीक्यू जो होंगे वो हम करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम कल हमने देखा था कि संविधान का विकास क्रम क्या था। एम एन रॉय 1934 में इन्होंने सप्तम संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी थी, यह मान लिया था कि इसकी गठन की मांग की थी। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया और आपको पता है कि अगस्त प्रस्ताव जब आया था तो ब्रिटिश सरकार ने क्यों कहा था। अगस्त प्रस्ताव में क्या था बेसिकली कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था और ब्रिटिश सरकार क्या चाहती थी, भारतीयों की हेल्प चाहती थी। ठीक है। हेल्प का मतलब यही था कि भारतीय हमारे खिलाफ विद्रोह ना करें और हम उधर युद्ध में भी रहें और इधर विद्रोह ना हो। इस सब चीज़ों को देखते हुए इन लोगों ने कहा कि भाई हमारी हेल्प करो युद्ध में, उसके बाद हम आपको संविधान बनाने के लिए कुछ हेल्प करेंगे। ठीक है। तो लेकिन ऐसा माना नहीं था, यहाँ के जो नेता थे उस टाइम पे कांग्रेस या अदर पार्टी जो भी थी उन्होंने इस चीज़ को माना नहीं था। उसके बाद ये लोग 1942 में क्रिप्स मिशन आया था इसी के लिए शुरुआती दौर में। बाद में इसने भी भारतीयों ने क्रिप्स मिशन को बिल्कुल नकार दिया था। ठीक है। तो इसने बाद में अपनी रिपोर्ट दी थी कि भाई भारतीय अभी उतने मेच्योर नहीं है कि अपना खुद का संविधान बना सकें, तो ये बाद में ये भी हुआ था। ठीक है। इन्होंने इन्होंने यही कहा था कि भाई हम आगे आने वाले समय में सोचेंगे, आगे जब देश आज़ाद हो जाएगा, मतलब सॉरी जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तब हम इस बारे में सोचेंगे। ठीक है। तो इसी को पोस्ट डेटेड चेक वगैरह कहा गया था। यहाँ पे कुछ नेताओं मतलब जो यहाँ के इंपॉर्टेंट जवाहरलाल नेहरू गांधी जी ने इसके बारे में कुछ कमेंट किया था, तो हम उसको इतिहास में देखेंगे, अभी यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 1946 में। हम थोड़ा फास्ट रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, फास्ट क्योंकि हमें एमसीक्यू करना है इसी पे, तो इसको हम 10 मिनट में ख़त्म करके फिर एमसीक्यूज यानी 30 मिनट के अंदर ही सारा क्लास कंप्लीट करना है। तो फटाफट इसको रिवाइज के तौर पे देख, और जिनको डिटेल देखना है तो वो कल वाली वीडियो को मतलब जिससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई उस पर देख सकते हैं जाके। ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 में आया और 1946 में अंततः संविधान सभा के गठन की शुरुआत या गठन हो गया था। ठीक है। कुल सदस्य संख्या 389 थे, जिसमें से ब्रिटिश भारत से 296 सीटें थी, 292 प्लस 4। 4 कहाँ से आए थे, चीफ कमिश्नर स्टेट से चुने गए थे, प्रांतों से। और 11 गवर्नरों के प्रांतों से चुने गए थे। ठीक है। देसी रियासतें से 93 सीटें, टोटल 389 सीटें। सीटों के आवंटन का आधार जनसंख्या था, यानी प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सीट दी गई थी। ठीक है। 3 समुदाय प्रमुख थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्ग। सामान्य में हिंदू वगैरह सारा इसी में रखा गया था। प्रांतीय आधार क्या था कि आवंटन हर प्रांत की जनसंख्या के अनुपात में था। आवंटन हर प्रांत की जनसंख्या के अनुपात में था। ठीक है। मतदान पद्धति कैसे थी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इसको किया गया था। चुनाव प्रकृति कैसी थी, अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा इसको वो हुआ था। ठीक है, चुनाव हुआ था। रिजल्ट क्या रहा इलेक्शन, जो बाद में इलेक्शन हुए तो इस पे इलेक्शन पे रिजल्ट क्या रहा, 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 73 मुस्लिम लीग को और 15 सीटें अन्य छोटे स्वतंत्र समूह को प्राप्त हुई। इसके बाद बैठकें हुई, तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, संविधान सभा की पहली बैठक। इसके अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी याद रखना है। ठीक है। बाद में उसके उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी थे। कुल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 9 महिलाएं थी। ठीक। उसके बाद सेकेंड जब अगली बैठक हुई 1946 में,
11 दिसंबर को जब अगली बैठक हुई तो उसको अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुन लिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन थे? एस सी मुखर्जी और वीटी कृष्णाचारी इसके उपाध्यक्ष थे। 13 दिसंबर 1946 को पांचवी बैठक हुई। पांचवी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। मैंने बताया था क्यों, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि सभी दलों का प्रतिनिधित्व और सब लोग एक साथ मिलकर इसको सम्मति से स्वीकार करें, ठीक है। तो 22 जनवरी, इसीलिए इतना टाइम लग गया था। तो 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और इसको कुछ इंपॉर्टेंट संविधान लागू कर दिया गया था इस दिन। भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया और इस दिन नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व संक्रमण कालीन प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए थे, ठीक है। इसमें आर्टिकल आप देखेंगे 5, 6, 7, 8, 9, ये सब नागरिकता से 60, ठीक है। ये 60 राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति से संबंधित है। 324 चुनाव संबंधित है। 366 79 80 ये सब संसद, अस्थायी व संक्रमण कालीन प्रावधान थी, ये सब इतने लागू कर दिए गए थे, ठीक है, उस टाइम पे। 26 और पूर्णतः संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। संविधान निर्माण से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे कि शेष प्रावधान लागू हुए 26 जनवरी 1950 को। शेष प्रावधान हमने देखा लागू हुए। इसको कुल कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 माह 18 दिन इसको कुल बनाने में लगा था संविधान को, ठीक है। और अधिवेशन की कुल प्रक्रिया में 11, मतलब इसमें अधिवेशन कितने हुए थे? 11 सेशन हुए थे इसको स्वीकृत करने के लिए। 11 जिसमें वाचन हुआ, ये सब कई, यानी इस पे कई, मतलब संविधान बन रहा था, पहले प्रस्तुत किया था, फिर उस पर बहुत सारी चर्चाएं होती, चर्चाओं के बाद इसमें निष्कर्ष निकाला जाता कि क्या क्या हमारे देश और हमारी जनता के लिए अच्छा होगा। इस पे चर्चाएं हो के बाद में इसको सबमिट किया जाता था, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था? संविधान सभा का आधिकारिक प्रतीक हाथी था। सलाहकार BN राव थे, ठीक है, ये सब हमें पता है, ठीक। चलिए, और ये हमने देख लिया। सचिव थे HVR अयंगार, सचिव थे इसके। LN मुखर्जी ड्राफ्टमैन थे। महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका हरिजन में इसको द ओनली वे में क्या कहा था कि केवल संविधान सभा ही वास्तव में स्वदेशी संविधान बना सकती है, ये सब इस पत्रिका में कहा गया था गांधी जी। जीवी मालवंकर, ये जब संविधान सभा विधायिका के रूप में बैठती तो जीवी मालवंकर क्या होते हैं? उसके स्पीकर, अध्यक्ष रहते थे, ठीक है, जैसे आज के ओम बिरला जी हैं। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, ठीक, याद रखिएगा। स्वतंत्रता दिवस से पहले 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया पहला। 1947 को देश जब आज़ाद, तो देश आज़ाद होने से पहले 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया? राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था। 24 जनवरी 1950 को इस दिन राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को याद रखिएगा। 22 जुलाई को हमने क्या? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, और 24 जनवरी 1950 को हमने क्या किया? राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान कब अपनाया हमने? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को हमारे पहले राष्ट्रपति, ठीक है, पहले राष्ट्रपति कौन अपॉइंट हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये पहले राष्ट्रपति चुने गए। इससे पहले जो राष्ट्रपति का पद नहीं था, क्या था? गवर्नर जनरल, गवर्नर का पद था। और गवर्नर, भारत के अंतिम गवर्नर कौन थे? आपने सुना होगा, क्या? कृष्णामाचारी, कृष्णामाचारी ये थे? नहीं, सी राजगोपालाचारी, सी राज गोपालाचारी हमारे क्या थे? लास्ट गवर्नर थे। वैसे तो माउंट बेटन की बात करें तो माउंट बेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, जो कि ब्रिटिश थे, मतलब बाहर के थे, अंग्रेजों के द्वारा थे। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राज गोपालाचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो आप जैसे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से फ्रेम कर सकते हैं इसको। उसके बाद प्रमुख समितियां, हम उसके अध्यक्ष, हमने बात कहा कि समितियां तो बहुत सारी थी, जिसमें 8 मेजर कमेटी थी, ठीक है, मेजर कमेटी थी 8। तो इस आज 8 मेजर जो कमेटियां थी उसमें से अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रारूप समिति। प्रारूप समिति की अगर हम बात करें, ठीक है, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, ठीक है। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी आपको पता होना चाहिए कि ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इनका कार्य क्या था? संविधान का अंतिम ढांचा और मसौदा तैयार करना इनका काम था, ठीक। उसके बाद
संघ शक्ति समिति, यूनियन, जहां पे संघ की बात आएगी अधिकांश जगहों पे जवाहरलाल नेहरू जी होंगे, जवाहरलाल नेहरू जी होंगे। आपको कंफ्यूजन पता है क्या, जवाहरलाल नेहरू और इनमें क्या नाम है, वल्लभ भाई पटेल जी में थोड़ा कंफ्यूजन होती है। तो प्रांत की बात होगी तो वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। संघीय संविधान समिति, देखिए यूनियन की बात हो गई तो जवाहरलाल नेहरू उसके भी अध्यक्ष रहेंगे। अगर हम थोड़ा सा और देखेंगे तो मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित जो सलाहकार समिति होगी उसके अध्यक्ष कौन रहेंगे, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद संचालन समिति देखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियमन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रक्रिया और संचालन दोनों कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, एक चीज और है, राज्यों से संबंधित जब आएगा, स्टेट से संबंधित, प्रांत नहीं स्टेट से संबंधित, तो जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष होंगे। राज्य संबंधी समिति, स्टेट कमेटी, राज्यों से समझौता करने वाली समिति, उसके अध्यक्ष कौन होंगे, जवाहरलाल नेहरू। तो इतना समझ में आ गया, तो इंपॉर्टेंट समितियां ये हैं। इसके बाद दो तीन और हैं, वो भी देख लेते हैं। मौलिक अधिकार उप समिति, जेबी कृपलानी। अब देखिए मौलिक अधिकार संबंधित कौन से थे, कौन थे आपके, वल्लभ भाई पटेल जी थे। मौलिक अधिकारों से संबंधित अध्यक्ष कौन थे, उससे अभी हमने देखा। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। लेकिन अगर मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन रहेंगे, जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, एच सी मुखर्जी। तो आपको इतना चीजें कम से कम याद रहना चाहिए, एक दो बार रिवाइज करिए, अभी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इतना ही हमने करा था, इतनी हमारी वाइज प्रॉब्लम थी। तो आज के लिए अगले टॉपिक में हम इस वाली चीजों को, यानी संविधान के कितने भाग है वो देखेंगे, भाग के बारे में आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। चलिए पॉलिटी का फर्स्ट टेस्ट है, उसके बारे में देखेंगे। 10 मिनट की क्लास हो गई है, अब इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज फर्स्ट, अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष आया था जिससे ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया। भैया आपको पता है कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, 1940 में। आपको पता है कि 1934 में हमारे लिए पहले बी एन राव ने, कौन थे सबसे पहले, इन्होंने संविधान सभा बनाने, सॉरी, एम एन रॉय, एम एन रॉय ने सबसे पहले, एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ राय ने सबसे पहले संविधान सभा के गठन की बात की थी। ठीक है, इन्होंने बोला था। 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से इसको स्वीकार किया था कि ठीक है, हाँ संविधान सभा होना चाहिए। कांग्रेस ने माना था 1935 में। क्यों, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, कि उस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्टी कौन सी थी, कांग्रेस थी। तो कांग्रेस ने 1935 में बोला, फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था जिसमें संवैधानिक सुधारों की बात की गई थी। और ये लोग चाहते थे, यानी ब्रिटिश चाहती थी, ब्रिटेन चाहता था कि भैया जो भारतीय हैं वो हमारी हेल्प करें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों की हेल्प के लिए ये आया था। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296, हाँ 296 सदस्यों में से, 296 सदस्यों में से कितने सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों द्वारा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो ब्रिटिश भारत था, यानी जो ब्रिटिश भारत था उसमें टोटल 296 सदस्य थे, मतलब सीटें मिली थी। ठीक है, उस 296 में से 292 सीटें जो थी वो 11 गवर्नर प्रांतों से थे, और 4 कहाँ से आए थे, वो मुख्य आयुक्तों से आए थे, मुख्य आयुक्तों से आए थे, मुख्य आयुक्तों से आए थे, चीफ कमिश्नरेट से आए थे 4। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए। तो आंसर इज 292। क्लियर है सर, आप डिटेल में नोट्स पढ़िए, आपको सारा का सारा क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किस रूप में किया जाना था। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम पे प्रत्यक्ष रूप का तो कोई मतलब ही नहीं है भैया, हर लोग वोट करने जाएगा ही नहीं, और ना ही किसी को पता चल पाता था। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव तो होगा ही नहीं, ये तो गलत हो गया। केवल नामांकन, भैया केवल क्या मतलब है, एक प्रकार से ये वर्ड ना अपने आप में अलग ही है। तो केवल नामांकन क्या मतलब होता है, नहीं, वंशानुगत ये भी नहीं था। आंसर किस, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखेंगे 1946 के संविधान सभा के निर्वाचन में छोटे और स्वतंत्र समूहों को कितनी सीटें मिली थी। अब हमको पता है, देखिए जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद क्या हुआ था, 208 सीटें कांग्रेस को मिली,
कांग्रेस को 208 सीटें मिली, 73 लीग को मिल गई। तो भैया 73 लीग को मिल गई, और तो आंसर 15 क्या किसको मिली थी, अन्य जो छोटे समूह थे उसको, उनको 15 मिली थी। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देसी रियासतें हमने पढ़ा था, तो देसी रियासतें कुल मतलब जो 389 सीटें थी, 389 में से हमें पता है कि 208 296 जो आई थी वो उससे मतलब ब्रिटिश भारत से आई थी। ठीक है, और जिसमें से फिर उसके बाद देसी रियासतों को 93 सीटें दी गई। तो ये 93 क्या है, 93 सीटें देसी रियासतों से संबंधित है। वो सीटें प्रदान की गई थी जो 389 सीटों में से। ठीक, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि 1946 के संविधान सभा के निर्वाचन में कितने छोटे समूह थे, छोटे समूह कितने थे, आपको 15 याद होना चाहिए। ठीक है, 15 पता होना चाहिए। याद हो गया? चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे किस योजना के तहत संविधान सभा के निर्माण की अंतिम योजना प्रस्तुत की थी। आपको पता है अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। अंतिम योजना आपको पता है कि कैबिनेट मिशन 1946 के तहत प्रस्तुत की गई थी, जब बोला कि ठीक है संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। ठीक, बेबल योजना तो नहीं, बेबल योजना पहले आए थे, बेबल योजना पहले था। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार करने 1940 और कैबिनेट मिशन योजना के बीच, एक मिनट, 1946 के बीच कौन सी प्रमुख ऐतिहासिक, यानी इसने बोला है अगस्त प्रस्ताव 1940 और 1946 के बीच इसमें से कौन सी घटना घटित हुई है, यही बोला है। तो कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से गठन की मांग किसकी, संविधान सभा की। ये तो 1935 में हुआ था, पता है, अभी हमने पढ़ा। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाना किसमें, बेसिकली क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। तो हमारे आंसर इज यही हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक थी तो बाद में हुआ ना, जब संविधान सभा के गठन की बात हो गई उसके बाद ही चीजें हुई। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। एम एन रॉय द्वारा सर्वप्रथम विचार, ये तो 1934 में था। एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ राय। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आंसर इज हमारे पास क्या हो जाएगा, बी। आंसर इज बी। क्लियर है सर? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि ब्रिटिश भारत का आवंटित कुल 296 सीटों पर हुए निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो 296 सीटों पर निर्वाचन हुआ था, उसमें अब क्वेश्चन क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें पता है कि 296 सीटों पर निर्वाचन हुआ, ठीक है, 208 कांग्रेस को मिली थी, 15 इसको, और 73 मुस्लिम लीग अन्य को मिली थी 15, 73 मिली थी मुस्लिम लीग को। तो मुस्लिम लीग को कुल कितनी मिली थी, 73। अब क्वेश्चन यही कह रहा है कि मुस्लिम लीग को कुल निर्वाचित सीटों यानी 296 सीटों के एक चौथाई का 1/4 कितना आ जाएगा, 4×7=28, 4×4=16, 74 सीटों यानी एक चौथाई सीटों से अधिक सीटें प्राप्त हुई, यानी 74 सीटों से अधिक सीटें मिली नहीं। कितनी सीटें मिली थी, 73। तो ये पहला हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका एक चौथाई 296 के 74 होता है, 74 से ज्यादा सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी नहीं, 73 कम मिली थी। अगर यहाँ पे आंसर कम होता, अधिक की जगह कम होता, तो ये अगर यहाँ पे कम होता तो ये हमारा आंसर सही हो सकता था। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस को मिलने वाली सीटें 208, ठीक है। मुस्लिम लीग और स्वतंत्र समूह, कांग्रेस को 208 मिली थी, मुस्लिम लीग और स्वतंत्र समूहों की सम्मिलित सीटों के योग से भी अधिक थी। यस, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग को 73 मिली, उसको 15 मिली, टोटल 88 में 88 से ज्यादा है कांग्रेस की सीटें, तो ऑब्वियस सी बात है कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली, यानी आंसर दो सत्य है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीटों के आवंटन के सिद्धांत के अनुसार प्रति 10 लाख लोगों पर एक सीट, ठीक है, एक सीट थी, यानी 10 लाख लोगों पे एक सीट थी। यदि किसी प्रांत में कुल जनसंख्या 4 करोड़ यानी 400 लाख है। अब एक बात बताओ, 10 लाख पे एक सीट, 10 लाख पे एक सीट, तो 400 लाख में कितनी सीटें होनी चाहिए, 10 से भाग करो, कितना आ जाएगा, 40 सीटें कम से कम। तो तो इस आधार पर तो इस आधार पर उसे कितनी सीटें आवंटित की गई होंगी, तो आंसर इस हमारे पास हो जाएगा 40 सीटें। ठीक है, आंसर इज 10, 40 सीटें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों की प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों की संविधान सभा के गठन में क्या भूमिका थी।
अब प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों की, ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, क्या भूमिका थी? वे ब्रिटिश सरकार और देसी रियासतों के बीच मध्यस्थ थी। अच्छा, ओके। चलिए देख, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और इसको समझते हैं पहले। प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्य जो थे कि संविधान सभा के गठन में क्या भूमिका, भैया ऐसा पूछ रहा है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि प्रांतीय व्यवस्थापिका जो भी थी, संविधान सभा के गठन में क्या भूमिका उसने अदा की, तो वो वही है कि वो ब्रिटिश सरकार और देसी रियासतों के बीच मध्यस्थ थी। ओके, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता के साथ मतदान किया। तो ऑब्वियस सी बात है, ये प्रत्यक्ष का तो मतलब ही नहीं उठता ना, मध्यस्थ का मतलब भी नहीं, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। यही आंसर करेक्ट है। आंसर इज थर्ड। हमने देखा था, ठीक है, तो हमने ये भी देखा था, हम ऑलरेडी इस कंटेंट को यानी इस चीज को हम पढ़ चुके थे वहां पे अपने उसमें कि अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। ठीक है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उन्होंने कैसी भूमिका अदा की थी? अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका अदा की थी। थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आपको समझने वाले हैं। तो आप देखिए, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा समूह आवंटन तीनों समुदायों के बीच के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं था? हमने बात किया था कि भैया मुस्लिम थे, सिख थे, सामान्य थे, एंग्लो इंडियन नहीं थे, एंग्लो इंडियन के इसमें ही रखा गया था। तो आंसर इज डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये हम देख लेते हैं। चलिए, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की पहली बैठक में किसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो ये भी हमने पढ़ा था भैया। ये हमारे क्या थे? 13 दिसंबर को जब अगली बैठक हुई, 9 11 दिसंबर को जब अगली बैठक हुई थी, तो इनको क्या अपॉइंट किया गया था? स्थायी सदस्य, स्थायी। ये हमारा गलत है। उसके बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये हो सकते हैं। एच सी मुखर्जी, ये भी नहीं। बी एन राव, ये भी नहीं। बी एन राव क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। एच सी मुखर्जी क्या थे? ये जब ये कमेटी बनेगी, ठीक है, संविधान सभा बनेगा, तो इसके उपाध्यक्ष, स्थायी उपाध्यक्ष रहेंगे। उपाध्यक्ष, तो आंसर है ये। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आंसर इज सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर के संबंध में कौन से कथन सही हैं? बैठक में कुल 389 सदस्यों ने, और सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलिए तो कथन सही देखते हैं हम। क्या था कि बैठक में कुल 389 सदस्यों ने भाग लिया। कितने लोगों ने भाग लिया था? कितने लोगों ने पहली बैठक में? ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक में हमारे पास 211 सदस्यों ने भाग लिया था। 211 सदस्यों ने पहली बैठक में भाग लिया था। इनमें से कितनी महिलाएं थी? 9 महिलाएं थी। तो भैया ये तो हो गया गलत। बैठक में कुल 389 सदस्य, यानी जितने थे, जितने पहले जो हुआ था, ठीक है, जो सीटें थी टोटल ने भाग ली थी? नहीं, बैठक में जो इलेक्ट होके आए थे, क्योंकि मुस्लिम लीग तो निकल चुकी थी, ठीक है, शुरुआत में मुस्लिम लीग चली गई थी, तो भैया इसमें 389 सदस्यों में से कितने आए थे? सदस्यों में 211 सदस्यों, 389 की जगह क्या हो जाएगा? 211 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। आप इसको नोट्स को जो भी है पढ़िएगा आपको, यानी पहला हमारा गलत हो गया। उसके बाद इस बैठक के उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहली बैठक के उपाध्यक्ष थे फ्रैंक एंथोनी। यस, दिस इज करेक्ट आंसर। बैठक के उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। 15 महिलाओं की जगह कितनी महिलाओं, हमने कहा 9 महिलाओं ने भाग लिया था। इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया कितने? नहीं, उद्देश्य प्रस्ताव हमारा आया था 13 दिसंबर को। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? 13 दिसंबर को। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 11 दिसंबर 1946 की बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। उनके साथ किन्हें अस्थायी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो ये हमें पता होना चाहिए भैया।
हमने बात किया था भैया कौन कौन थे, एच सी मुखर्जी थे, एक भाई साहब कौन थे, एच सी मुखर्जी, और दूसरे भाई साहब कौन थे, वी टी कृष्णामाचारी, ये हमने देखा था। तो भैया जहां ये हो वो देख लो, एच सी मुखर्जी वी टी ये तो पहले ही सही है। फ्रैंक एंथोनी गलत है, फ्रैंक एंथोनी पहले जो पहली बैठक हुई थी उसके उपाध्यक्ष थे, ये तो गलत हो गया। बी एन राव ये तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये भी नहीं है, ये तो ड्राफ्ट कमेटी से संबंधित है, ठीक है। तो ये सब आंसर गलत हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की पांचवी बैठक यानी 13 दिसंबर को जो हुआ था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की पांचवी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव किस तिथि को पेश किया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। 9 दिसंबर को पहली बैठक, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक। राजेंद्र प्रसाद इस दिन क्या थे, स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन थे, वीटी कृष्णामाचारी और एच सी मुखर्जी, ठीक है। और 13 दिसंबर को ये भी गलत है, ये भी गलत, तो अगला है 13 दिसंबर 1946 को जो अगली बैठक होगी, यहाँ पे क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया जाएगा, यानी उद्देश्य प्रस्ताव इस दिन पेश किया जाएगा, ठीक है। चलिए, 22 जनवरी ये इस दिन ना 22 जनवरी 1947 को ये पास हुआ था, यानी उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकृत किया गया था, 22 जनवरी 1947 को, ठीक। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो 13 दिसंबर को प्रस्तुत हुआ और 22 जनवरी 1947 को पास हुआ था, ठीक। आगे देखेंगे संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को किस तिथि सर्वसम्मति से अडॉप्ट किया गया, तो वो कब हुआ था, 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को। ये हमें पता होना चाहिए। एग्जाम क्यों हुआ था मैंने डिस्कस किया था, क्यों इसी दिन हुआ था, इस दिन क्यों हुआ था, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण कार्य पूरा होने पर निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान तुरंत उसी दिन लागू नहीं किया गया था। हमें पता है कि भैया सिटीजनशिप तो लागू हो गई थी, हमने देखा था आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, ये नागरिकता कितने लागू थे, फिर उसके बाद 60 राष्ट्रपति के संबंधित, 324 इलेक्शन कमीशन से, ठीक है। उसके बाद 366, 367, 379, 380, 388, 391, 92, 393, ये आज लागू हुए थे। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो नागरिकता थी लागू थी, चुनाव लागू था, तदर्थ संसद ये भी लागू था, यानी हमारे पास ये नहीं लागू थे। आंसर इज, यानी इन तीनों में से नहीं होगा, यानी आंसर इज, यानी संविधान के शेष सभी मुख्य प्रावधान लागू नहीं किए गए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। ठीक है, चलिए तो संविधान के शेष सभी मुख्य प्रावधान नहीं लागू थे, आंसर इज डी। अनुच्छेद अनुच्छेदों के समूह के अनुसार 26 नवंबर 1949 को कुल कितने अनुच्छेद तुरंत प्रभावी कर दिए गए थे, तो आपको ये थोड़ा सा 26, आपको पता है अभी मैंने बोला 5, 6, 60, 24 ये आज था, ये 12, 13 ये मतलब ही नहीं है, 52, 56 ये भी नहीं, ये भी नहीं। आंसर इज ए, आंसर क्या हो जाएगा, 5, 6, 60, 324, ये सब नोट्स में है, आप वहां से देख सकते हैं। संविधान के निर्माण कार्य को पूरा करने में कितना समय लगा और कुल कितने, तो हमने बात किया था कि भैया 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था, कहीं देख लो है, 2 साल 11 माह, ये तो खत्म, ये खत्म, ये खत्म। तो 2 साल 11 माह 18 दिन और 11 अधिवेशन, वाचन कितने हुए थे, 11 वाचन हुए थे इस पे, ठीक है। यानी वाचन का मतलब डिस्कशन 11 बार हुआ था, 11 बार 11 दिन लोग बैठे थे, तो इसमें इसका वो चीजें हुई थी। विधानसभा संविधान सभा के यहाँ पे संविधान सभा के प्रतीक के रूप में किसको अपनाया गया था, किसको अपनाया गया था, सबको पता होना चाहिए। क्या था हमारा, हाथी, ठीक है। प्रतीक यानी मुद्रांक या सील के रूप में हाथी को अपनाया गया था। किस पशु को चुना गया था, हाथी को, ठीक हो गया, हाथी को। उसके बाद हम देखेंगे संविधान सभा के आधिकारिक संवैधानिक सलाहकार कौन थे। हमें पता है कि डॉक्टर भीमराव, ये तो प्रारूप समिति के, बी एन राव यही थे, आंसर इज बी एन राव। बी एन राव क्या थे, संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में बी एन राव को नियुक्त किया था, के मुंशी नहीं, सत्यानंद सिन्हा नहीं, ठीक। तो ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे संविधान सभा के आधिकारिक सचिव, सेक्रेटरी के रूप में कौन अपॉइंट होता है, सचिव। हमें पता है कि बी एन राव संवैधानिक सलाहकार बन गए, ये नहीं है। एच वी आयंगर, यस, आंसर इज एच वी आर आयंगर इसके सेक्रेटरी थे। एच वी आर आयंगर कौन थे,
सेक्रेटरी थे। एल एन मुखर्जी जो थे ना, एल एन मुखर्जी ये बेसिकली ड्राफ्टमैन थे, मुख्य चीफ ड्राफ्टमैन थे, यानी मुख्य ड्राफ्टमैन कौन थे? एच सी मुखर्जी, एल एन मुखर्जी थे, एल एन मुखर्जी मुख्य ड्राफ्टमैन थे। ठीक है, ये पता होना चाहिए। जीवी मालवंकर तो आपको पता है कि जब वही जो संविधान सभा पार्लियामेंट के रूप में काम करे, संसद के रूप में काम करते, उसके अध्यक्ष जीवी मालवंकर चुने जाते थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 22वां क्वेश्चन है, हम भारतीय संविधान सभा के मुख्य ड्राफ्टमैन कौन थे? अभी हमने देख लिया, एल एन मुखर्जी, एल एन मुखर्जी, एल एन मुखर्जी मुख्य ड्राफ्टमैन कौन थे? एल एन मुखर्जी। अब क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष अपने पत्र हरिजन में द ओनली वे शीर्षक लेख में कहा था कि केवल संविधान सभा ही वास्तव में स्वदेशी संविधान बना सकती है? तो वो हमने देखा था 1939 में, 1939 में। ठीक है, हरिजन में अपने पत्र में ऐसा उन्होंने कहा था। आंसर इज सी, केवल संविधान सभा ही वास्तव में स्वदेशी संविधान बनाती है। ये किसका कथन है? हमने देख लिया किसका है, महात्मा गांधी जी का। ठीक है, महात्मा गांधी जी का ये कथन है। क्लियर है सेट? उसके बाद जब संविधान सभा एक विधायिका के रूप में बैठती थी, यानी लेजिस्लेचर के रूप में, तो उसकी अध्यक्षता हमें पता है कौन करते थे? जीवी मालवंकर, जीवी मालवंकर, जीवी मालवंकर। ये हमने वही पढ़ा था और देख भी लिया। ठीक, 26वां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा द्वारा किस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? तो हमने देखा कि स्वतंत्रता दिवस के पहले 22 जुलाई को हमने संविधान ध्वज अपनाया, फिर हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को हमने ये अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में किसे अपनाया गया? 24 जनवरी को आप देखिए, हमें पता है कि भैया इस दिन राष्ट्रगान अपनाया गया, राष्ट्रगीत अपनाया गया, और इसी दिन राष्ट्रपति बने थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी दिन राष्ट्रपति में, तो ये तीन चीजें थी। केवल राष्ट्रगीत नहीं, केवल राष्ट्रगान नहीं, राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान, यस, ये नहीं। राष्ट्रध्वज हमारा 22 जुलाई को हमारा राष्ट्र ध्वज अपनाया गया था। 22 जुलाई को हमने राष्ट्र ध्वज अपनाया था, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति किस तिथि को चुना गया था? ये भी हमने अभी देखा। कब? 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रपति ये चुने गए थे, 24 जनवरी 1950 को। ठीक, 26 जनवरी को हमारा क्या था? पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया था। क्लियर है सेट? उसके बाद ये मिलान करना है, सचिव कौन थे? एल एन मुखर्जी। मुख्य ड्राफ्टमैन कौन थे? एच पी एंगर। एक्चुअली ये उल्टा है, ये यहाँ होना चाहिए, यानी एक का दूसरे के साथ, दूसरे का फर्स्ट के साथ मैच होना चाहिए, एक का सेकंड सेकंड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सचिव हमने क्या था? सचिव कौन थे? एच वी आयंगर, एच वी आर आयंगर सचिव थे, और मुख्य ड्राफ्ट में एल एन मुखर्जी थे। तो हमारे पास आंसर इस क्या हो जाएगा? एक का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट। ठीक है, ये मैच करने के लिए था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सी दो घटनाएं एक ही तिथि 1950 को, 24 जनवरी 1950 को घटित हुई? क्या था भैया? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? नहीं, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया, यस, यानी 2 और 3 हमारे लिए सही है। तो आंसर 2 एंड 3 इज करेक्ट आंसर। तो हमारे लिए ये 30 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, और इसी के साथ इस क्लास को खत्म कर रहे हैं। जो लोग भी इससे कंटेंट से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम कंटिन्यूटी कल से एक इस क्लास को, यानी कल से हम 7 बजे इस क्लास को लेके आएंगे। मॉर्निंग में 7 बजे हमारे क्लास रहेगी। अब थोड़ी क्लास की टाइमिंग बढ़ी रहेगी, तब 45 मिनट्स की क्लास होगी, और उसके 10 बजे हम इस पे एक एमसीक्यू करेंगे डेली। अब यही हमारा डेली का टाइम होगा, सुबह 7 बजे क्लास और 10 बजे इस पे एमसीक्यू। आपको इतना ध्यान रखिएगा, आपके सारे के सारे क्वेश्चन पॉलिटी से जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा सब यहीं से आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा कहीं भी भटकना नहीं है चीज़ों को लेके। एक सफिशिएंट चीज़ पढ़ेंगे, उतना पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।